फ्रिक्शन। जब दो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रही होती हैं या उनमें चलने की टेंडेंसी होती है, मूवमेंट की कोशिश होती है, तब उनके बीच में एक ऐसा फोर्स लगता है जो उनके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है, जो उनको उनके चलने का अपोज करता है। उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। When the two surfaces have relative motion with respect to each other or having tendency to motion, टेंडेंसी भी हो तभी, तो जो भी फोर्स उनको रोकने की कोशिश करता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, वैसे तो तीन टाइप है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का रिवीजन हम रोटेशन चैप्टर में करेंगे। फिलहाल स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर एक बॉडी है, मान लिया वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर चलती है, मिनिमम 10 न्यूटन। अब अगर उस पर हम 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी। इट मीन्स किसी ना किसी फोर्स ने तो हमारे लगाए हुए फोर्स का अपोज किया, तो वो है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इट मीन्स जब दो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होती हैं तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, लेकिन बॉडी में मूवमेंट की टेंडेंसी होनी चाहिए तभी फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वरना नहीं। ऐसे ही एक बॉडी को रख दो आप सरफेस के ऊपर तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। उसको चलाने की कोशिश करो, तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम स्टैटिक कहते हैं, और अगर सरफेसेस मूव नहीं कर रही हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स होता है और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये अपनी वैल्यू को एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करता है? मान लिया एक बॉडी को 10 न्यूटन के फोर्स से हम चलाते हैं, अगर हम बाहर से 2 न्यूटन लगाएंगे तो क्या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी। स्टैटिक कितना होगा? 2। बाहर से 5 न्यूटन लगाएंगे तो क्या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी। स्टैटिक कितना होगा? 5। बाहर से 8 न्यूटन लगाएंगे तो बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी। स्टैटिक कितना होगा? 8। इट मीन्स सेल्फ एडजस्टिंग है और वेरिएबल है, कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही है और एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को एडजस्ट भी कर रहा है। फिर एक टर्म आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे कि एक बॉडी 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर चलती है, तो जो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, दैट इज लिमिटिंग। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। अब एक दो बातें और। फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं। जैसे रिएक्शन फोर्स भी एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन जिसको हमने पढ़ा था, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आएंगी तब लगेगी रिएक्शन। इसी प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आती हैं तब लगता है फ्रिक्शन। तो अगर कभी क्वेश्चन में आपसे कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाए तो आपको दोनों फोर्स के बारे में बताना होगा, रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ रिएक्शन के बारे में बताओ, लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो आपको रिएक्शन एंड फ्रिक्शन दोनों के बारे में बताना होगा। उसके बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब दो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, तब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। When the two surfaces are move with respect to each other, then a friction acting between them is known as kinetic friction, या कई बार इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब बॉडी पे चाहे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, चाहे 20 का लगाओ, चाहे 50 का लगाओ, चाहे 100 का लगाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स रहती है, वो डिपेंड नहीं करती है एक्सटर्नल फोर्स पर। हाँ, वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करती है, चाहे आप बॉडी को धीमे चलाओ, चाहे आप बॉडी को तेज चलाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करती, वो फिक्स रहती है
तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन काइनेटिक डिपेंड नहीं करती। वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए सबसे ज़्यादा अपोज होता है, लेकिन अगर एक बार काम शुरू हो जाता है तो अपोज अपने आप कम हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर किसी बॉडी को चलाना है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जब बॉडी चलने लगती है तो फोर्स, अपोजिंग फोर्स थोड़ा से कम हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है या काइनेटिक थोड़ा सा कम होता है। फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो शुरुआत में ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद 45 डिग्री स्लोप आता है जब तक बॉडी नहीं चलती। स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एक्सटर्नल अगर 1 लगाएंगे तो स्टैटिक 1 होगा, एक्सटर्नल 2 लगाएंगे तो स्टैटिक 2 होगा, एक्सटर्नल 3 लगाएंगे तो स्टैटिक 3 होगा। तो एक 45 डिग्री की स्लोप पर लाइन आती है। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद थोड़ा सा कम होता है, एक कर्व्ड पोर्शन आता है जिसको हम किंग कहते हैं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से थोड़ा सा कम होता है, तो थोड़ा स्लाइड सा नीचे आते हैं। और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हाँ, फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ है इसमें, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स को कितना भी बढ़ा दो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वही की वही रहेगी। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्शन होती है। कुछ लोग सोचते हैं रिएक्शन mg पे डिपेंड करता है, नहीं, रिएक्शन mg पे डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरीके से रखी हुई है। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्शन, तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज म्यू। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो म्यू एस इंटू रिएक्शन, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो म्यू के इंटू रिएक्शन। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है। जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उनका नेचर कैसा है, खुरदुरी है या स्मूथ है, तो म्यू एस और म्यू के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू 1 से कम होती है, और म्यू एस हमेशा म्यू के से ज़्यादा होता है, ऑलवेज। म्यू एस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, हमेशा हमेशा और हमेशा। क्योंकि म्यू एस जो पर्टिकुलर यहाँ पर होता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ये जो हम वैल्यू निकालते हैं इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअल में ये वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। म्यू एस और म्यू के 1 से कम होता है, बट एटॉमिक लेवल पे जाके, यानी कि फ्रिक्शन बिटवीन प्रोटॉन और प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, वहाँ पर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है। रीज़न ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का रीज़न होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब दो सरफेस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं तब उनके कुछ मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाते हैं, जिनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाता है और वो आपस में चिपक जाते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से है, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन 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 प्रोटॉन इनके बीच का होता है, तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो यही फ्रिक्शन का रीज़न है। इसको कई बार हम कहते हैं कि कोल्ड वेल्डिंग हो जाना, जो मॉलिक्यूल चिपक गए हैं उनको हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग हो जाना। और अगर हमको इनको चलाना है दो सरफेसेस को, तो कम से कम कोल्ड वेल्डिंग को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, कोल्ड वेल्डिंग को हमको तोड़ना पड़ेगा, तभी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा। इसी वजह से कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है काइनेटिक से, क्योंकि जब दो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होती हैं तो कोल्ड वेल्डिंग ज़्यादा बनती है एज कंपैरिजन जब दो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही होती हैं। तो जब रेस्ट पर हैं तो कोल्ड वेल्डिंग की संख्या ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जब मूव कर रही होंगी सरफेस तो कोल्ड वेल्डिंग की संख्या कम हो जाती है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाती है। एक पर्टिकुलर बॉडी का फ्रिक्शन उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया बढ़ा दें घटा दें, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है, ऑलवेज। और लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर हमको देखना है कि हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो हम सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। वो निकलता है म्यू एस इंटू रिएक्शन से। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो बॉडी चलने लगती है,
और काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी नहीं चलती है और स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। इस सिचुएशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉडी मैक्सिमम 10 न्यूटन के फोर्स पे चलेगी और ये लिमिटिंग हो गया 10 न्यूटन, हम उस पर 5 न्यूटन का 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं एक्सटर्नल, तो बॉडी नहीं चलेगी। और आपसे पूछा जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन बताइए, तो वो वैल्यू होगी 5 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, तभी बैलेंस होगा और बॉडी मूव नहीं करेगी। एक सरफेस पर, इंक्लाइन सरफेस पर एक बॉडी नीचे की तरफ स्लिप करती हुई आ रही है। एक बार फ्रिक्शन है और एक बार फ्रिक्शन नहीं है। कहते हैं जब फ्रिक्शन है तो बॉडी को निश्चित बात है कि ज़्यादा टाइम लगेगा फ्रिक्शन लेस के कंपैरिजन में। स्मूथ सरफेस होगी, बॉडी बहुत जल्दी नीचे आएगी, फ्रिक्शन होगा धीमे धीमे नीचे आएगी। तो कहते हैं जब फ्रिक्शन नहीं है तो टाइम लगा t, और जब फ्रिक्शन है तो टाइम लगा nt, यानी कि n गुना ज़्यादा टाइम लगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछते हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा अगर है तो बताइए म्यू की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। तो सीधे एक फार्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस 1/n² ब्रैकेट बंद, ऊपर टेन थीटा, 1 माइनस 1/n² ब्रैकेट बंद टेन थीटा, जहाँ पे थीटा इंक्लिनेशन एंगल है और n कितना गुना टाइम लग रहा है। जैसे मान लीजिए जब फ्रिक्शन नहीं है तो t टाइम लगा, और जब फ्रिक्शन है तो डबल टाइम लगा, तो n की वैल्यू 2 होगी। फ्रिक्शन है तो ट्रिपल टाइम लगा, तो n की वैल्यू 3 होगी। कितना टाइम लगता है। उसके बाद एक चेन जो रखी हुई है, किसी टेबल पे रखी हुई है, कहते हैं मैक्सिमम पार्ट चेन का हम कितना टेबल पे रखें, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है कि कुछ पार्ट उसका हैंग कर सके विदाउट स्लिपिंग। तो मैक्सिमम पार्ट आप चेन का कितना रख सकते हो, दैट इज म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1। म्यू एल, एल चेन की पूरी लेंथ है, अपॉन म्यू प्लस 1, इतना पार्ट मैक्सिमम हैंग कर सकता है विदाउट स्लिपिंग, इतने को फ्रिक्शन बैलेंस करके चलेगा। उसके बाद टर्म आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, मतलब कांटेक्ट फोर्स का मतलब फ्रिक्शन फोर्स प्लस रिएक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन अगर मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल होगा और रिएक्शन वर्टिकल होगी। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन के साथ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। किसका रिजल्टेंट, फ्रिक्शन और रिएक्शन का। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू आती है tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। कोई सरफेस मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकती है, कोई सरफेस मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकती है, तो भैया, और मिनिमम, तो सरफेस मिनिमम लगाएगी सिर्फ रिएक्शन mg, और मैक्सिमम लगाएगी रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का रिजल्ट, और रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्ट जो आता है दैट इज mg √1 प्लस म्यू स्क्वायर। भाई दोनों 90 डिग्री पर है ना, तो आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो √a² प्लस b² के फॉर्मूले से निकलेगा। तो कोई सरफेस मिनिमम फोर्स लगाती है mg रिएक्शन के बराबर, और मैक्सिमम लगाती है फ्रिक्शन और रिएक्शन का रिजल्ट, दैट इज √1 प्लस म्यू स्क्वायर, और mg बाहर, या आप mg अंदर भी रख सकते हो, तो m² g² प्लस म्यू स्क्वायर m² g², इतना फोर्स लगता है सरफेस मिनिमम और मैक्सिमम लगाती है। एंगल ऑफ रिपोज, वो एक इंक्लिनेशन एंगल है एक सरफेस का। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसको हम धीरे धीरे उठाएं, सरफेस को उठाएं और कोई बॉडी रखी हो, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर बॉडी स्लिप करना शुरू कर देगी। कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉडी रखी है और सरफेस को हम धीरे धीरे उठाएं
उठाएं मतलब एक तरफ से उठाएं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कूड़ा फेंकने वाली ट्रक होती है, एक तरफ से उठती है तो कूड़ा बाहर गिर जाता है, वही चीज़ की बात कर रहा हूँ कि एक तरफ से इंक्लाइन बन जाए, इंक्लाइन प्लेन बन जाए, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर बॉडी जो रखी हुई है वो स्लिप करना शुरू कर देगी, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जिस पर बॉडी जस्ट स्लिप करना स्टार्ट कर देती है, दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू म्यू एस के बराबर आती है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू भी म्यू एस के बराबर आई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के बराबर आई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में म्यू के भी हो सकता है और म्यू एस भी हो सकता है, जबकि एंगल ऑफ रिपोज में सिर्फ म्यू एस होता है। एक बात, दूसरी बात, इनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है। हाँ, दोनों की वैल्यू एक ही जैसी आ रही है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू के टर्म में, लेकिन इनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग चीज़ होती है और एंगल ऑफ रिपोज अलग चीज़ होती है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल है, जबकि एंगल ऑफ रिपोज वो इंक्लिनेशन एंगल है जिस पर बॉडी जस्ट स्लिप करना शुरू कर देती है। केस ऑफ पुलिंग ऑफ ब्लॉक। एक ब्लॉक को आपको खींचना है, रखा है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और फ्रिक्शन है। क्या आप उसको हॉरिजॉन्टल खींचेंगे? नहीं, हॉरिजॉन्टल खींचने में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बुद्धिमानी ये कहती है कि उसको किसी एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फोर्स लगा के खींचा जाए, जैसे कि हम पोछा लगाते हैं वाइपर के द्वारा, किसी एंगल पर फोर्स लगाते हैं तो देखिए आसानी से वाइपर खिंच जाता है। उसी प्रकार से ब्लॉक को खींचने के लिए भी किसी एंगल पर फोर्स लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे एक कंपोनेंट फोर्स का ऊपर की तरफ जाता है जो कि फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ब्लॉक को खींचें तो फोर्स लगाना बेहतर होता है किसी एंगल पर, और वो भी अगर आपको ये पता हो कि एंगल किस एंगल पर फोर्स लगाएं तो सबसे मिनिमम फोर्स लगेगा, तो वो एंगल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब किसी भी तरीके से आपको अगर सरफेस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है कि मान लिया सरफेस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो आ रहा है, बॉडी रखी है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है 30 डिग्री, तो आप हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे बॉडी को पुल करो तो सबसे मिनिमम फोर्स में आपका काम चल जाएगा। वैसे जनरल अगर किसी थीटा डिग्री पे आप बॉडी को पुल करते हो तो जो फोर्स लगाना पड़ता है उसकी वैल्यू आती है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हाँ, यही जो फोर्स की वैल्यू होती है, इसको कई बार वो म्यू ना देके एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टर्म अल्फा दे देते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टर्म अल्फा दिया होता है, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू की जगह हम 10 अल्फा रख देंगे, तो ये फार्मूला आ जाता है फोर्स एम जी साइन थीटा, एम जी साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा, एम जी साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब अगर लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए मिनिमम फोर्स, ये तो फोर्स है, मिनिमम फोर्स के लिए क्या करना चाहिए, तो मिनिमम फोर्स के लिए थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि अल्फा के बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर फोर्स लगाएंगे तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तब ये वैल्यू कन्वर्ट होकर आ जाती है एफ मिनिमम इज एम जी साइन अल्फा, एफ मिनिमम इज एम जी साइन अल्फा। आप क्वेश्चन में जरूर देखिएगा कि आपसे क्या कहा गया, मिनिमम फोर्स पूछा गया है या सिर्फ फोर्स पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आप आंसर लिखेंगे। मिनिमम एम जी साइन अल्फा है, और अगर फोर्स पूछ रहे हैं तो एम जी साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा, या म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सबसे ज़्यादा फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर उससे कम होता है काइनेटिक, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फोर्स होता है। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होती है। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चन करने का पैटर्न होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिस ब्लॉक पर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, चाहे वो ऊपर वाला ब्लॉक हो चाहे वो नीचे वाला ब्लॉक हो, जिस ब्लॉक पर डायरेक्ट फोर्स लगता है उस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, नियम नंबर पहला। जिस ब्लॉक पर डायरेक्ट फोर्स लगता है उस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। नियम नंबर दूसरा, जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लगता, जो इनडायरेक्ट चलता है, उस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होती है। जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लगता, इनडायरेक्ट वो चलता है, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले पे लग रहा हो तो नीचे वाला ब्लॉक चलेगा, या नीचे वाले पे लग रहा है तो ऊपर वाला चलेगा उसके साथ में। तो जिस ब्लॉक पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगता है उस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन
लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होती है। नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर तीसरा, फ्रिक्शन सरफेस का होता है, ब्लॉक का नहीं। अगर एक नीचे वाली कॉन्टेक्ट सरफेस है कि एक ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा है और उस ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, तो जो सरफेस पर फ्रिक्शन होगा उसमें रिएक्शन म्यू इंटू R1 होगी, सरफेस की रिएक्शन ली जाएगी। और जो ब्लॉक और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होगा उसमें ब्लॉक और ब्लॉक के बीच की रिएक्शन कंसीडर होती है, चाहे वो नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन निकालना हो चाहे वो ऊपर वाले पर निकालना हो। सरफेस से मतलब होता है, पहली सरफेस पर अगर फ्रिक्शन है तो म्यू इंटू R1, और अगर दूसरी सरफेस पर फ्रिक्शन है तो म्यू इंटू R2। चाहे वो ऊपर वाले ब्लॉक का हो फ्रिक्शन चाहे वो नीचे वाले ब्लॉक का हो फ्रिक्शन, म्यू इंटू R2 ही लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यू इंटू सेकेंड सरफेस की रिएक्शन ही लगेगी। और अगर लोअर सरफेस के लिए निकालना है तो म्यू इंटू R1 लगेगा। दो ब्लॉक अगर एक साथ चल रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि फोर्स की वैल्यू बताइए कि बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, इसकी एक बहुत शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ। फोर्स की वैल्यू होती है μ1 प्लस μ2 ब्रैकेट बंद, m1 प्लस m2 यानी पूरे सिस्टम का मास इंटू जी। F इज इक्वल टू μ1 लोअर सरफेस का फ्रिक्शन प्लस μ2 अपर सरफेस का फ्रिक्शन ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इंटू जी। फिर से बोल रहा हूँ, μ1 प्लस μ2 एक ब्रैकेट इंटू m1 प्लस m2 दूसरा ब्रैकेट इंटू जी। ये फोर्स लगा दीजिए, ये डायरेक्ट आंसर निकल आएगा कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा दोनों ब्लॉक को एक साथ चलाने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक देखिए वॉकिंग की कंडीशन और स्लिपिंग की कंडीशन अलग अलग होती है। एक बॉडी को अगर हम स्लिप करा रहे हैं, वो बॉडी स्लिप कर रही है, बॉडी स्लिप कर रही है, तो अगर बॉडी ईस्ट की तरफ स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन वेस्ट की तरफ लगेगा, बॉडी ईस्ट की तरफ स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन वेस्ट की तरफ लगेगा। लेकिन अगर बॉडी कोई व्यक्ति है जो चल रहा है, वॉकिंग या दौड़ रहा है, रनिंग, उसकी सिचुएशन में अगर व्यक्ति ईस्ट की तरफ चल रहा है तो फ्रिक्शन भी ईस्ट की तरफ होगा। तो वॉकिंग रनिंग की सिचुएशन एकदम अलग है, स्लिपिंग की सिचुएशन अलग है। अगर बॉडी है स्लिप कर रही है ईस्ट की तरफ तो फ्रिक्शन होगा वेस्ट की तरफ। लेकिन अगर एक व्यक्ति चल रहा है, वॉक कर रहा है, पैदल पैदल चल रहा है या दौड़ रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन भी ईस्ट की ही तरफ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।